तो आज मैं बात करने जा रहा हूं पीपीआर वैक्सीन के ऊपर में। पीपीआर वैक्सीन जो कि बकरियों में लगने वाला एक वैक्सीन है, और पीपीआर एक बीमारी होता है बकरियों के अंदर में जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, और जिसे हम लोग गोट प्लेग भी कहते हैं और बकरी महामारी के नाम से भी उसे जानते हैं, और पीपीआर बीमारी के नाम से भी ये बीमारी जाना जाता है। ये इतना गंभीर बीमारी है कि बकरियों में अगर आ जाए तो समय पर अगर इसका इलाज न किया जाए तो मोर्टेलिटी भी हो जाती है बकरियों का, और ये एक वायरल बीमारी है। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आपके बाड़े में 100 बकरी है और किसी एक बकरी को अगर ये बीमारी हो जाता है तो वो उसके चपेट में पूरी की पूरी 100 बकरियां आ जाएगी, और समय पर अगर इलाज न करें तो 100 की 100 बकरियां मोर्टेलिटी की तरफ यानी मर जाती है वो। तो इतना गंभीर बीमारी है और उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। टोटल यहां पर 20 टॉपिक लिया है मैंने, जिसमें एक एक करके हर चीजों को बताएंगे। वैक्सीनेशन को कब लगाया जाए, कब ना लगाया जाए, कौन सी बकरी को दिया जाए, कौन से महीने में लगाया जाए, इसके बचाव कैसे होंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इंजेक्शन फॉर्म में, बॉलस टैबलेट फॉर्म में, ये हर चीज को मैं डिस्कस किया हूं यहां पर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें, और आप लोग नोट जरूर बनाएं। जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और एक चीज और बता दूं कि अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं यकीन से कि आपको पीपीआर के बारे में दूसरी कोई यूट्यूब पर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से इस बीमारी के बारे में और अधिक पूछने की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहां पर हर चीज को मेंशन किया है। पीपीआर एक वायरल और गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का समय पर अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, बकरियों को समय पर इलाज ना मिले तो बकरियां मोर्टेलिटी की तरफ चली जाती है। ये इतना गंभीर बीमारी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समय का मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस बकरी को एक सप्ताह यानी 7 से 8 दिन के भीतर, यानी उससे पहले पहले ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इतनी गंभीर बीमारी है कि ये 70 से 80% तक की बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है अगर एक सप्ताह के भीतर ट्रीटमेंट ना मिलता है तो इस चीज को आप लोग लिख लें, ठीक है ना। ये एक वायरल बीमारी है, ये भी आपको याद रखना होगा, वायरल बीमारी है ये, ठीक है ना। ये कोई बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी नहीं है, ना किसी प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, ये एक वायरल बीमारी है, विषाणु का बीमारी है ये, ठीक है। और दूसरी चीज कि वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन करके 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखें। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन करते हैं बकरियों में लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हमारा बकरी पालन का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग जुड़कर वहां सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मैसेज और वॉइस चैटिंग करते हैं लोग, तो बताते हैं कि मैंने वैक्सीनेशन किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, या अलग अलग टॉपिक पे लोग बात करते हैं। तो उससे मुझे यह समझ में आता है कि वैक्सीनेशन का रिजल्ट लगाने के बाद क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन मेंटेन करके 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखें, ठीक है ना। ये मेंटेन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन से मंगवाते हैं और उसका जो है कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वैक्सीन खराब हो जाता है। अगर ये 2 डिग्री से नीचे अगर इसका तापमान जाता है तो भी खराब हो जाएगा, यानी बर्फ जम जाएगा तो भी खराब हो जाएगा, और 8 डिग्री से ऊपर जाएगा तो भी ये वैक्सीन खराब हो जाएगा। बकरी में लगाने के कोई फायदे नहीं है। तो ये कोल्ड चेन जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करके आपको रखना है। और जहां से वैक्सीन ले रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको कि हम जहां से वैक्सीन ले रहे हैं प्रॉपर उसके पास ये चीज मेंटेन होता है, और रेगुलर बेसिस पे वहां से वैक्सीनेशन जो है बकरियों के लिए जाता रहता है। तो आप वैक्सीन जहां से ले रहे हैं ये चीज बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि वहां पर वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन होकर रहता है ना। तो कोल्ड चेन मेंटेन रहेगा तो ही वैक्सीन लेंगे आप, और उसके बाद फिर बकरियों में लगाना है। तो ये जरूर ध्यान रखें आप लोग। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है, वैक्सीन कैसे तैयार करें। ये एक वैक्सीन को तैयार करने वाला जो मामला है, ये बहुत सारे लोग चूक जाते हैं और इसको सही तरीका से वैक्सीन को तैयार नहीं करते हैं। क्योंकि ये वैक्सीन जो होता है 2 बोतलों के अंदर में होता है। एक में पाउडर होता है जो स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा, देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी शीशी देख पा रहे होंगे, वो उसके अंदर पाउडर होता है, और एक जो बड़ी शीशी देख रहे हैं ये डाइल्यूटर है उसका, है ना। तो आप इस डाइल्यूट से 3 से 4 ml पानी निकाल लें, ठीक है। 3 से 4 ml इस डाइल्यूट से पानी निकाल लें,
और उसके बाद छोटी वाली सीसी में जिसमें पाउडर है उसके अंदर वो 3 से 4 ml पानी को डाल लें और फिर सीसी को अच्छी तरह से हिला लें आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद वापस से सिरिंज और सुई के माध्यम से निकाल लें उसको और वापस से बड़े वाले डाइल्यूट में डाल दें, ठीक है। और फिर एक बार और उससे फिर 3 ml निकालें और फिर से वापस उस छोटी वाली सीसी में डालें, ताकि कोई भी उसमें बचा हुआ पाउडर वगैरह रह गया हो तो दोबारा उसमें डालकर 3 ml और अच्छी तरह से फिर सीसी को हिला लें और उसके बाद वापस सिरिंज में निकालकर डाइल्यूटर में बड़े वाले सीसी में डाल दें, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है अब तैयार हो गया है बकरियों में लगने के लिए, क्या समझे। तो ये वैक्सीन जब तैयार हो जाएगा बकरियों में लगाने के लिए, तो ये बता दूं आप लोगों को कि तैयार वैक्सीन 3 से 4 घंटा के भीतर लगाने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, अन्यथा वैक्सीन जो है खराब हो जाएगा। वैक्सीन जब तैयार हो जाते हैं, जब आपने वो पाउडर और डाइल्यूटर दोनों को मिला दिया है एक में, और अगर इसको 3 से 4 घंटा के भीतर नहीं लगाते हैं तो ये वैक्सीन खराब हो जाएगा, फिर इसके महत्व नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जब वैक्सीन तैयार करें तो वैक्सीन तैयार करने के बाद 3 से 4 घंटा के भीतर इस वैक्सीन को लगा देना है सभी बकरियों में, क्या समझे, सभी बकरियों में आपको लगा देने हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई बात, 3 से 4 घंटा के भीतर। अच्छा, ये क्वेश्चन एक पैदा होगा आप लोगों के जहन में, दिमाग में, कि अगर ये वैक्सीन जो है पाउडर और डाइल्यूट को मिलाया ना जाए तो कितने दिन तक रख सकते हैं। तो बिल्कुल जब तक इसका एक्सपायरी डेट है तब तक इसको रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रीज के अंदर में रखना होता है, ये ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में इसको मेंटेन करके रखना होता है। तो जब वैक्सीन तैयार हो जाता है तो तैयार वैक्सीन 3 से 4 घंटे के भीतर लगाएं, अन्यथा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और 5वां चीज है यहाँ पर नीडल का चयन। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें भी गलती कर देते हैं, नीडल का जो चयन होता है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। चुनाव जो नीडल का होता है, बहुत सारे लोग 18 नंबर से लगा देते हैं, बहुत सारे लोग 16 नंबर से लगाते हैं। तो ये पीपीआर का जो वैक्सीन है वो 20 नंबर नीडल से लगाना चाहिए और 1 इंच का नीडल इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो ज्यादा सुटेबल होता है बकरियों के लिए और अच्छा है, और वैक्सीन बहुत अच्छी तरीका से लग भी जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग नोट बना लें, नीडल का चयन करना है जो वो 1 इंच का होना चाहिए और 20 नंबर का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे। डोज इसका क्या होगा। डोज बहुत मायने रखता है, बहुत सारे लोगों को डोज पता नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं। डोज प्रति बकरी 1 ml चमड़ी में इसे दिया जाता है। इस वैक्सीन को हर एक बकरी को 1 ही ml लगाया जाता है और वही चमड़ी में लगाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बकरियों में जो इंजेक्शन लगते हैं वो 3 रूट से लगते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस और सबकट रूट। तो इसको सबकट रूट से लगाना है, चमड़ी में लगाना है, ठीक है ना। इंट्राविनस नस को कहते हैं और इंट्रामस्कुलर मांस को कहते हैं और सबकट चमड़ी को कहते हैं। तो इस इंजेक्शन को, वैक्सीनेशन को चमड़ी में करना है, ठीक है ना। तो डोज प्रति बकरी 1 ml चमड़ी में देंगे। और 7वें नंबर पे आ जाते हैं, इस वैक्सीन की वैधता लगाने के बाद कितने दिन रहती है, 3 साल तक। इस वैक्सीन की वैधता लगाने के बाद 3 साल रहती है। अगर 1 ml इस वैक्सीन को आप लगा देते हैं बकरियों में तो 3 साल तक बकरियों में वर्क करता रहता है ये वैक्सीन। लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप लोग कि ये बात कंपनी कहती है, लेकिन जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं यही अपने सभी व्यूअर सब्सक्राइबर को कहूंगा कि 1 साल से इस वैक्सीन को रिपीट कर दें। आप लोग मानकर चलें कि आज आपने वैक्सीन लगाया है और अगले साल इसी डेट में आपको वैक्सीनेशन कर देना है, 3 साल का इंतजार नहीं करना है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है और मैं अपने इससे कह रहा हूं। बाकी कंपनी बताती है कि इस वैक्सीन की वैधता 3 साल रहती है, तो अगर इस वैक्सीन को लगा देते हैं तो 3 साल आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1 साल में रिपीट कर देना है, ये मैं बता रहा हूं आपको। बाकी आप जैसा बेहतर समझें। खैर, इस चीज को 7वें नंबर को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर 8वें नंबर को डिस्कस करना चाहेंगे। 3 महीने से छोटे बच्चे को यह वैक्सीन ना लगाएं, ठीक है ना। 3 महीने से छोटे बच्चे को इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करवाना है, यह ध्यान रखें आप लोग। बहुत सारे लोग क्या है कि वैक्सीन लेकर आते हैं 50 के डोज का या फिर 100 के डोज का। इसमें कई जो है इसमें आते हैं, 100 बकरियों के लिए भी मिल जाते हैं और 50 बकरियों के लिए भी। तो बहुत सारे लोग 50 बकरियों के लिए लाते हैं, लेकिन उनके पास होता है 20 बकरी।
तो अब 1-1 ml करके लगाना है तो 20 ml इस्तेमाल में आते हैं, बाकी 30 ml बच जाते हैं उनके वैक्सीन। तो फिर वो करते ये है कि सोचते हैं कि बच्चे भी हमारे पास जो 10-15 है, 2.5 महीना और 3 महीना के बच्चे, उनको भी लगा दिया जाए, वैक्सीन बर्बाद क्यों होगा, जब लाया है तो इसको भी लगा दिया जाए। लेकिन ये गलती मत करना, अगर ये छोटे बच्चे को 3 महीना से छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाएंगे तो ये रिएक्ट करेगा, बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है और इसके परिणाम गंभीर देखने को मिल सकते हैं। आप उसके भले के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये काम आपके फार्म का बिगड़ सकता है, आपको घाटे में डाल सकता है। तो 3 महीने से छोटे बच्चे को ये वैक्सीन ना लगाएं, ठीक है। और अगला जो यहां पर है प्रेगनेंसी एक बहुत यहां पर सवाल हमेशा लोगों के जहन में, दिमाग में घूमता रहता है, क्या गाभिन बकरी को ये वैक्सीन लगाया जाए? यहां पर प्रेगनेंसी सेफ है, ठीक है ना, ये मैं बता देना चाहता हूं, प्रेगनेंसी सेफ है। लेकिन कुछ एरिया वाइज भी होता है, कुछ एरिया में ये अबॉर्शन करवा देता है, गर्भपात हो जाते हैं इससे, ठीक है ना, बकरियों में गर्भपात हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इलाकों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल पे जो गाभिन बकरियां रहती है वो गर्भपात कर देती है। तो आप लोग अपने डॉक्टर के सलाह से इस वैक्सीन का इस्तेमाल करवाएं। मैं अगर अपने एरिया की बात करूं तो मैंने इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है अपने प्रेग्नेंट बकरियों पे। 3 महीना 4 महीना से नीचे की जो गाभिन बकरियां रहती है उसको मैंने पीपीआर का वैक्सीनेशन किया है और बिल्कुल वो सुरक्षित थी, कहीं किसी तरह का ना उसके बच्चे पे इफेक्ट पड़ा और ना माँ पे, और बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला। तो प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ पर सेफ है, मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने पशु चिकित्सा के सलाह से इसका जो है ये ले सकते हैं कि आपके एरिया में, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में ये वैक्सीन पीपीआर का प्रेगनेंसी में क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। पीपीआर वैक्सीन को जुलाई और अगस्त के महीने में लगाएं। तो जुलाई और अगस्त ये बेहतर महीना है लगाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ इस पे अलग राय है और मैं ये कहूंगा कि वैक्सीनेशन आप कभी भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए अगस्त के बाद मैंने बकरी लाई सितंबर में, तो सितंबर में अगर बकरी मैंने लाया तो क्या मैं फिर 10-11 महीना वेट करूंगा? तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये वैक्सीन को आप लोग उसी समय लगा दें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वैक्सीनेशन जुलाई और अगस्त में ही होना चाहिए। ये वैक्सीन को आप कभी भी इस्तेमाल करवाएं, जो भी, क्योंकि बीमारियां बोलकर नहीं आती है, बीमारियां बोलकर नहीं आती है। और हम इसके इंतजार में अगर बैठे रहेंगे, बहुत सारे ऐसे जगह पर आपको ये चीज मिल जाएगा कि ये वैक्सीनेशन जुलाई में ही लगाएं, जुलाई में अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजल्ट है। और बहुत सारे लोगों को इसका जानकारी भी नहीं होता है और एक दूसरे के वीडियोस देख करके ये बातें करते रहते हैं और सब एक ही तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, जुलाई अगस्त करते रहते हैं। लेकिन मैंने भी यहाँ पर जुलाई अगस्त को मेंशन किया है, लेकिन इस पर मेरा टिप्पणी अलग है। भाई जुलाई अगस्त का वेट ना करें, आप किसी भी महीने में किसी भी दिन लगा दें इस वैक्सीन को। जिस दिन बकरी आ गई, आपकी बकरी स्वस्थ है, उस दिन इस वैक्सीनेशन को कर दें आप, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि वैक्सीन जुलाई अगस्त में लगाना है, लेकिन अगर जुलाई अगस्त के बाद ये पहले भी आ रही है बकरी तो वैक्सीनेशन कर देना है। अब आते हैं यहां पर 10वें नंबर पे। इस वैक्सीन को लगाने के टाइम मौसम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन किसी भी टाइम में कर देते हैं, कैसा भी मौसम हो, कोई भी टाइम हो, दिन रात शाम सुबह कभी भी कर देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मौसम का वैक्सीनेशन से क्या लेना देना। बिल्कुल बहुत लेना देना है इसका। और यहाँ पर ये बकरी पालक भाई, हमारे किसान बंधु जो है वो गलती करते हैं, और गलती यही करते हैं क्योंकि ये जब पीपीआर का जो वैक्सीन होता है ना, ये जब बकरियों में लगता है तो थोड़ा सा रिएक्ट करता है, बकरियां स्ट्रेस में जाती है, बकरियां स्ट्रेस में जाती है। अगर मानकर चलें कि आप पे बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है, आप इस वैक्सीन को मई के महीने में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत धूप है, और आपने बिल्कुल धूप में लहर के टाइम में, जो लू चल रहा है उस टाइम में इस वैक्सीन को लगा दिया, तो क्या होगा? बकरियां स्ट्रेस में आ जाएगी, और बकरी जब स्ट्रेस में आएगी तो फिर उसको रिएक्ट होगा ये वैक्सीन, और कहीं ना कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मानकर चलें कि बहुत ज्यादा ठंड गिर रही है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, वैक्सीनेशन करना आपको जरूरी है, तो भाई बहुत ज्यादा अगर ठंड गिर रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो भाई थोड़ा अवॉइड कर दें। जिस दिन अच्छा धूप निकले उस दिन आप वैक्सीनेशन कर लें, क्या समझे? जिस दिन अच्छा धूप निकला, अच्छा मौसम हो, तो ठंड के दिनों में उस दिन आप वैक्सीनेशन कर लें। गर्मियों की अगर बात रही तो गर्मियों में आप शाम के टाइम वैक्सीनेशन करें,
बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह बारिशों में लोग जो है वैक्सीनेशन कर देते हैं। बारिश हो रही है लगातार 2-2 3-3 दिन से और वो वैक्सीन लगा देते हैं उसी इसमें। तो वैसे में क्या होता है कि जब बरसात हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बकरियां स्ट्रेस में आ जाती है और बकरी जब स्ट्रेस में हो तो वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मौसम को और वातावरण को भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको देखना है। तो बारिश में जब बारिश खुल जाए 2 दिन 4 दिन बाद लगाएंगे, जब मौसम थोड़ा सा साफ हो जाए तो उस टाइम लगाना है। इसी तरह से गर्मी का टाइम है तो रात के टाइम में, शाम के टाइम में वैक्सीनेशन करें। ठंड का टाइम है तो आप दोपहर के टाइम में वैक्सीनेशन करें, 10 बजे 11 बजे के टाइम में करें ताकि धूप अच्छा खिला हो और उसके बाद बकरियों को स्ट्रेस ना हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है ना। मौसम का ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर पीपीआर वैक्सीन बीमार बकरी को नहीं लगाना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि बकरी जब पीपीआर से ग्रसित हो जाती है, पीपीआर बीमारी उसके अंदर आ जाती है, तो वहां पर आप बोलते हैं कि इस वैक्सीनेशन को लगाने से बकरियां ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ये गलती मत करना आप। पीपीआर अगर हो जाए बकरियों में तो ये वैक्सीन आपकी बकरी को नहीं बचा सकेगा, बल्कि और उस बकरी को मारने का काम करेगा। तो किसी भी बकरी को पीपीआर अगर हो जाता है तो वैक्सीनेशन ना करें। उसके बाद भी पीपीआर ना हुआ हो और बकरी को कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी है, बुखार है, कहीं पे चोट लग गया है, बकरी को जख्म बन गया है, या बकरी तनाव में है, किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम है, बकरी अस्वस्थ है, तो यह वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना है। पीपीआर वैक्सीन का इस्तेमाल बीमार बकरियों को नहीं करना है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी में वो बकरी ऐड हो, है ना, तो उसको ये वैक्सीन ना करें। अब आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को। पीपीआर वैक्सीन लगाने से पहले बकरी का डिवर्मिंग कर लें आप लोग, ठीक है ना। यहां पर मैंने इस टॉपिक को लिया है, पीपीआर वैक्सीन लगाने से पहले बकरी का डिवर्मिंग करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसके वजह से भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बकरियों के पेट में इतना वर्म हो जाता है, इतने कीड़े होते हैं कि इस वैक्सीन को जब लगाते हैं तो उस पर असर भी नहीं होता है, उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो इसका अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं पीपीआर वैक्सीन का, तो इस वैक्सीन को करने से पहले अपने बकरियों का डिवर्मिंग जरूर कर लें। अगर आप पहले से डिवर्मिंग करते आए हैं रेगुलर और आपकी बकरी का 3 महीना हो चुका है डिवर्मिंग करके, तो डिवर्मिंग कर लें। अगर आपकी बकरी 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना पहले डिवर्मिंग हो चुकी है तो ये वैक्सीन को लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 3 महीना हो चुका है या उससे अधिक, तो फिर एक बार डिवर्मिंग कर लें और डिवर्मिंग करने के बाद फिर इस वैक्सीनेशन को करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो इस चीज को भी नोट कर लें आप लोग, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहां, पीपीआर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरा वैक्सीन 21 दिन बाद लगाएं, क्योंकि वैक्सीन अब एक ही नहीं है। पीपीआर के बाद जो वैक्सीन आता है वो ईटी प्लस टीटी का होता है, इंटेरोटॉक्सीमिया और टेटनेस। इसी के साथ एक वैक्सीन आता है एफएमडी का, ठीक है ना। तो एफएमडी में अभी 3 वैक्सीन कंबाइंड होकर आ रहा है, जो एफएमडी और उसके बाद एचएस और एक आता है बीक्यू, ये तीनों कॉम्बिनेशन है इसका। तो जो एफएमडी का वैक्सीन है, जो फूड एंड माउथ डिजीज कहते हैं जिसे, उसके बाद एक एचएस जो बताया मैंने, गलघोटू वाला जो रोग होता है उसके लिए होता है उसमें, और बीक्यू, ठीक है ना। तो बीक्यू एक लंगड़ा बुखार जो होता है उसमें काम आता है। तो इस तरह के कई वैक्सीन होते हैं, बकरियों में लगाए जाते हैं, पीपीआर का, एफएमडी का या ईटी प्लस टीटी का। तो पीपीआर वैक्सीन लगाने के बाद जो दूसरा वैक्सीन लगेगा वो 21 दिनों के बाद लगाना है आप लोगों को, 21 दिनों के बाद, क्योंकि ये वैक्सीन जब लगेगा तो बकरी के बॉडी में ये 21 दिन तक अपना जो है चक्रव्यूह ये अपना करता रहता है वहां पे, और पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होता है 21 दिनों तक, ठीक है ना। तो जब भी आपको दूसरा वैक्सीन कोई करना है तो एक वैक्सीन जब लग जाए तो दूसरे वैक्सीन में 21 दिन का गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखें। बहुत सारे लोग करते ये हैं, बहुत सारे तो खासकर ट्रेडर, उनको पता होता नहीं है, लेकिन बकरी बेचने के लिए वो बताते हैं कि इसको पीपीआर भी लगा दिया, एफएमडी भी लगा दिया, ईटी भी लगा दिया। पता किया कि भाई आप बकरी कहां से लेकर, तो राजस्थान से लाया हूं। कब लाया भाई? तो 1 महीना पहले लाया हूं। वैक्सीनेशन तो तीनों कंप्लीट है भाई, 1 महीना में 3 वैक्सीन आपने कर दिया। सोचिए कितना मूर्ख बना रहा है लोगों को। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखें कि कोई एक वैक्सीन जो लग गया पीपीआर का, तो उसके 21 दिन बाद दूसरा वैक्सीन ईटी प्लस टीटी या
FMD का लगाना है 21 दिनों के बाद, ठीक है ना। PPR बीमारी कैसे फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये कैसे फैलता है, तो इसके फैलने के कई कारण हैं। PPR जो बीमारी फैलता है बकरियों में, वो कई कारण से फैलता है। सबसे पहले तो बकरियां जब ट्रैवलिंग करके आती है तो ट्रैवलिंग की वजह से बकरियों में स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी के साथ ये बीमारी फैलता है। तो इसीलिए सभी लोगों से कहूंगा कि जब बकरी वगैरह कहीं दूर से ट्रैवलिंग करा रहे हैं तो ये आपको 100% श्योर होना चाहिए कि बकरी कंप्लीट वैक्सीनेशन है, और जब बकरी ला रहे हैं तो उससे पहले वैक्सीनेशन किया गया है, उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले वैक्सीनेशन करके कंप्लीट है। ना कि आप तुरंत वैक्सीनेशन करवा के भी ट्रैवलिंग बकरी को नहीं करवा सकते, ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, अपने अपने क्षेत्र से बकरी खरीदें सभी भाई, है ना, और फार्मिंग स्टार्ट करें। बहुत दूर से लाने की जरूरत नहीं है। लोग जो है ना, कलर, बड़े कान और बड़े पैर देखकर लोग बकरी खरीदने कहां कहां चले जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए भाई, ये बीमारी जो है ना ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज्यादा फैलता है। जब कोई बकरी दूर से ट्रैवलिंग होकर आती है तो ये बीमारी के प्रकोप बढ़ जाते हैं। तो PPR बीमारी इससे फैलता है। उसके बाद कोई ग्रसित बकरी जो होती है, PPR में ग्रसित हो गई है बकरी, तो उसके मल मूत्र से भी ये बीमारी फैलता है। मानकर चलें कि हमारे फार्म पर अगर 10 बकरी है और एक बकरी में ये PPR आ गया है, और वो बकरी जो अपना मल मूत्र त्याग रही है, तो उससे भी ये वायरस दूसरे बकरियों में फैलता है। जो मेरी और 9 बकरियां बची हुई है उसमें भी ये फैल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें भी ये बीमारी फैल जाएगा। और उसके साथ साथ बकरियां छींकती है, तो छींकने से भी बीमारी फैलता है। खांसती है बकरियां, उससे भी बीमारी फैलता है। बकरियों के आंख से पानी आते हैं तो उससे भी ये बीमारियां फैलती है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। इसीलिए बकरी को जब भी PPR हो तो जो स्वस्थ बकरियां हैं उसको ग्रसित बकरियों से अलग कर दें। ग्रसित बकरी को अलग रखें, बीमार बकरी को अलग, और अच्छी बकरी को अलग रखना है, ठीक है ना। तो ये बीमारी इस तरह से फैलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे PPR बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, इसको जरा डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगा, बीमारी जो फैलने के ऊपर मैं बताया, तो ये बीमारी बहुत तेजी के साथ तो फैलता ही है और बकरियों को की जान भी लेता है। और इसका आपको रोकथाम कैसे करना है, ठीक है ना। इसका रोकथाम आपको कैसे करना है, बकरी में अगर PPR हो जाता है तो सबसे पहले जो बचाव है, वो बचाव, मेन जो बचाव होता है, वो हमें झुंड से बकरियों को अलग करना है। और अपने बाड़े के अंदर में एक क्वारंटाइन रूम जरूर बनाएं। जब भी कोई भाई बाड़ा बना रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शीश महल बनाना है भाई, लकड़ी मट्टी किसी तरह का भी बाड़ा बना रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा क्वारंटाइन रूम जरूर बनाए, ताकि इस तरह की बकरियां, कोई भी बीमार हो, किसी भी तरह की बीमारी उसमें हो, तो उसको अलग रखा जा सके और आपकी अधिक से अधिक बकरियां बीमार पड़ने से बच सके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर PPR बीमारी के लक्षण के बारे में बात करेंगे कि जब ये बीमारी आ जाता है बकरियों में तो कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, कौन कौन से लक्षण, सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो बकरी में तेज बुखार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 105 से 106 डिग्री तक बुखार देखने को मिलेगा बकरियों में, बहुत तेज बुखार आती है। तो ये ध्यान रखें, ये नोट बनाएं आप लोग, ये लक्षण बता रहा हूं बकरी के PPR के सिम्टम। उसके बाद बकरी के नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसके बाद बकरी सुस्त रहती है, आंख से पानी आना, निमोनिया के लक्षण प्रकट होना, खांसी होना, डायरिया होना, डायरिया दस्त होना, है ना, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्या समझे। उसके बाद बकरी के मुंह और जीभ पर छाले भी इसमें आएंगे, ठीक है ना। बकरी के मुंह और जीभ पर छाले देखने को मिलेंगे, और छोटे छोटे दाने भी देखने को मिलेंगे इसमें, लाल कलर के छोटे छोटे जीभ पर दाने भी देखने को मिलेंगे। इस बीमारी में गर्भपात भी हो जाता है, यानी ये बीमारी जब आ जाता है तो बकरियां अबॉर्शन भी कर देती है, गर्भपात भी इस बीमारी के अंदर में हो जाता है। तो इतने सारे सिम्टम इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जब सिम्टम बकरियों के अंदर में देखने को मिल रहा है तो उसके हम, अच्छा, इसमें खूनी दस्त भी होता है, म्यूकस वाला खूनी दस्त भी इसमें देखने को मिलता है। क्या समझे, बकरी जब दस्त करेगी तो उसके दस्त के साथ खून आ जाएंगे। तो ये सब लक्षण बकरियों के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे जब ये बीमारी आ जाए। तो आपको बहुत सारी बातें यहां पर मैंने बताई, लेकिन अब ट्रीटमेंट की बारी आ गई है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और एक चीज ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं बता दूं कि ट्रीटमेंट जो भी बताया जा रहा है ये आप लोगों की जानकारी के लिए बताई जा रही है। आप लोग इस ट्रीटमेंट को अपने पशु चिकित्सा से ही करवाएं।
और दूसरी चीज कि अगर इसमें जो भी मैंने बताया सिखाया, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज अगर आप इसमें समझ रहे हैं कि मिस है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कर लें, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है गुड फार्मिंग के रिलेटेड, वहां पर बहुत सारी बातें बताई सिखाई जाती है, लोगों के क्वेश्चन का आंसर जो है वहां पर मिलता है। तो आपका भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को वहां पर क्लियर कर सकते हैं, और परमानेंटली उस ग्रुप में रह भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जानकारियां मिलती है, सिखाया जाता है। तो अवश्य आप लोग मैसेज करें कि मुझे गुड फार्मिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। और उसके बाद किसी भी विषय पर आप बात करेंगे, सवाल करेंगे, आपको जवाब वहां पर मिलेगा। ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? तो ट्रीटमेंट सबसे पहले इसमें हम इंजेक्शन मेग्लोडाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मेग्लोडाइन क्या करता है? मेग्लोडाइन इंजेक्शन जो है ये दर्द और सूजन बुखार इस पे काम करता है। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बकरी में तेज बुखार देखने को मिलेगा 105 से 106 डिग्री। तो यहां पर हमें मेग्लोडाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना है। जब फीवर होगा बकरियों में तो निश्चित है कि बॉडी में पेन भी होगा, दर्द भी रहता है, अकड़न होता है बॉडी के अंदर में, क्योंकि इतनी सारी गंभीर बीमारियां इसके अंदर आई हुई है, तो अकड़न भी बॉडी के अंदर में होता है। तो ये इंजेक्शन जो है अकड़न वगैरह जो होता है, दर्द वगैरह होता है, उसको भी खत्म करता है। और कोई इंटरनल सूजन बना है तो वहां पर भी अच्छा वर्क करता है। जैसे मुंह में जो मैंने बताया छाले वगैरह आ जाते हैं बकरियों में, तो एक सूजन टाइप का वहां छाला आता है, तो उस सूजन को भी ये इंजेक्शन कम कर देगा, और फीवर को भी ये डाउन कर देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंजेक्शन मेग्लोडाइन का लेना है। और दूसरे नंबर पे जो इंजेक्शन है इंजेक्शन डीसीआर, ठीक है ना। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। डीसीआर यानी इसका जो सॉल्ट है वो स्टेप्टोपेनिसिलिन करके सॉल्ट आता है, इसका डीसीआर शॉर्ट नाम है इसका। तो डीसीआर इंजेक्शन लेना है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और यहां पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो बीमारी है एक वायरल बीमारी, ये कोई बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोआ का केस नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। लेकिन यहां पर जब बैक्टीरिया नहीं है तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि कोई सेकेंडरी इंफेक्शन बकरियों में ना हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, निमोनिया वगैरह ये सब इसके अंदर है। तो कोई और ऐसा इंफेक्शन उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से हम लोग ये डीसीआर इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा रहे हैं। और प्लस इसका लगाने का एक और बेहतर यह है, डीसीआर इंजेक्शन घाव पे बहुत अच्छा काम करता है, जख्मों पे बहुत अच्छा काम करता है। और पीपीआर में बकरियों में क्या हुआ था, यहां पर मैंने बताया आप लोगों को कि बकरियों में छाले देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जीभ पर छाले और छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे। तो ये जो दाने होते हैं, छाले होते हैं, तो एक जख्म टाइप का वो रूप ले लेता है, तो उसको सुखाने में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और बाद बाकी जो मैंने बताया आपको कि डीसीआर इंजेक्शन जो है वो आप सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा है। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। और वैसे मैं ये बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि वायरल बीमारी में प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी पीपीआर, एफएमडी जो बीमारी है ये एक वायरल बीमारी है, और वायरल बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। फीवर में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कोई भी एक प्रॉपर इंजेक्शन होता है, मेडिसिन होता है। इसका कोई बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इसका हम लोग जो इलाज करते हैं वो सिम्टम के आधार पर करते हैं। यानी सिम्टम को देखते हैं कि कौन से सिम्टम इसके अंदर आ रहे हैं, वो सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट बताया जा रहा है आप लोगों को। इसमें कुछ अलग भी इंजेक्शन होंगे, जो कुछ और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पर एक मेग्लोडाइन फीवर के लिए, दर्द के लिए, और इंजेक्शन डीसीआर यानी स्टेप्टोपेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक है वो लगाएंगे, और इंजेक्शन सीपीएम भी लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, डोज भी बताता चलूं, आप लोग नोट बना लें, ठीक है ना। मेग्लोडाइन 1 ml लगाना है 20 kg बॉडी वेट के ऊपर में, और इसको इंट्रामस्कुलर देना है, मांस में देना है, ठीक है ना। 1 ml 20 kg बॉडी वेट पे लगाना है। इंजेक्शन डीसीआर जो है 2.5 ग्राम का आता है। ये इंजेक्शन के बारे में थोड़ा बता दूं, ये 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है और 5 ग्राम का भी इंजेक्शन आता है। तो जो 2.5 ग्राम वाला इंजेक्शन है इसके अंदर एक डिस्टिल वाटर भी आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो 1 सीसी में पाउडर होगा और साथ में एक डिस्टिल वाटर मिलेगा, 10 ml उसमें होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है उसका 10 ml। तो 10 ml में 2.5 ग्राम का इंजेक्शन को घोल देना है, और ये 2 बकरियों के लिए पर्याप्त हो जाता है, ठीक है ना। 2 बकरियों को लगा सकते हैं आप, क्या समझे। तो 10 ml जो आपने डिस्टिल वाटर मिलाया, तो ये इंजेक्शन आपका 10 ml का बन गया। तो एक बकरी को 5 ml इसमें से लगा सकते हैं। 2.5 ग्राम का आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
2.5 ग्राम 2 बकरियों के लिए। आईएम रूट से ये भी लगेगा, इंट्रामस्कुलर, इसको भी लगाना है। सीपीएम, सीपीएम क्यों लगा रहे हैं भाई? सीपीएम लगाने का भी कारण है कि भाई यहाँ पर एंटीबायोटिक लग रहा है और किसी तरह का कोई रिएक्शन वगैरह अगर हो तो उसको कंट्रोल करे, और यहाँ पर एंटीबायोटिक के साथ लगाना भी जरूरी पड़ जाता है। तो सीपीएम 2 ml पे 2 ml लगाना है 20 kg बॉडी वेट के ऊपर में, और ये भी इंट्रामस्कुलर यानी मांस में लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद इंजेक्शन हाइविट प्लस लगाना है, ठीक है। हाइविट प्लस, इसका क्या काम होता है? ये एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। हाइविट प्लस जो है एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, और इसका डोज जो होता है 2 ml होता है 30 kg बॉडी वेट पर, और ये भी मांस में लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतनी सारी बीमारियां बकरियों में आई है, सर्दी, निमोनिया, खांसी, हर तरह का चीज इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बकरी बहुत कमजोर हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है, मुंह में छाले आ गए हैं, बकरियां खाती नहीं, कमजोर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बूस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, इसको लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर अगर बकरियों में जैसे निमोनिया वगैरह जो हुआ है तो वहां पर डीसीआर ना लगा करके आप चाहे तो एंटीबायोटिक को चेंज भी कर सकते हैं। डीसीआर तो अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसमें कुछ और भी अच्छे इंजेक्शन वर्क करते हैं पीपीआर में, तो आप लोग ये दो इंजेक्शन को भी मेंशन कर लेंगे। एक सेफ्टी फॉर सोडियम, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सेफ्टी फॉर सोडियम आता है इंजेक्शन, वो भी इस बीमारी में बहुत अच्छा जो है वर्क करता है। और उसके बाद एक इंजेक्शन आता है मोनोसेफ, ह्यूमन का इंजेक्शन है मोनोसेफ, जो कि वो भी बहुत अच्छा काम करता है और निमोनिया वगैरह पर अच्छा वर्क है उसका। तो वो दोनों में से भी कोई ले सकते हैं, या फिर डीसीआर को भी लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पर 4 इंजेक्शन मैंने बताया आप लोगों को, इसका डोज भी बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पर टैबलेट की तरफ, क्योंकि इसके अंदर अब दस्त भी हो रहा है बकरी में। मैंने जैसा कि बताया कि दस्त के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर दस्त हो जाए तो क्या देना है? तो दस्त अगर हो जाए तो टैबलेट यहाँ पर नॉरफ्लॉक्स टीजेड देना है, ठीक है ना। नॉरफ्लॉक्स टीजेड, ये भी एक ह्यूमन की दवा है, और नॉरफ्लॉक्स टीजेड आप दवा देंगे। और अगर ये दवा ना मिले या ना हो अवेलेबल, तो एक अपने पशु के अंदर में ही आता है बॉलस। बॉलस किसे कहते हैं? बॉलस जो बड़ी गोली होती है, छोटी गोली को टैबलेट कहा जाता है, और जो जानवरों में बड़े बड़े गोली आते हैं, है ना, उसको बॉलस कहते हैं, बड़े गोली को बॉलस कहते हैं। तो बॉलस सल्फाडिमाडीन देना है, सल्फाडिमाडीन का इस्तेमाल करना है। और सल्फाडिमाडीन दस्त के लिए बहुत बेहतर दवा है, ठीक है ना, दस्त को कंट्रोल। ऐसे तो ये भी एक नॉरफ्लॉक्स टीजेड अच्छा मेडिसिन है, लेकिन अगर ये ना मिले और या इसको दिया और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है दस्त, तो हमें बॉलस सल्फाडिमाडीन का इस्तेमाल करना है। ये एंटीबायोटिक दवा है सल्फाडिमाडीन, और दस्त को कंट्रोल करने के साथ साथ ये और भी वर्क करता है, निमोनिया, खांसी वगैरह पे भी अच्छा इसका जो है वर्क है। और ये आप दस्त के लिए दे दिया। उसके बाद एक इसके साथ नेबलॉन पाउडर भी दे सकते हैं आप, नेबलॉन पाउडर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। नेबलॉन पाउडर आता है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात करेंगे खांसी के लिए। अगर बकरियों में खांसी सर्दी भी देखने को मिल रहा है इसके अंदर, तो हम नेट कफ लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, नेट कफ देंगे। नेट कफ सर्दी खांसी को खत्म करेगा और वहां पे ये रिलीफ देगा। तो ये पूरे मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। अच्छा, एक और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, कुछ अगर भाई ये इंजेक्शन द्वारा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अगर बॉलस वगैरह देना चाह रहे हैं या टैबलेट वगैरह, तो क्या देंगे? तो मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक आता है एंटीबायोटिक मॉक्सिकाइन करके, है ना, मॉक्सिकाइन सीवी 625 mg का, उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं आप लोग। एंटीबायोटिक है और सेकेंडरी बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो मैंने यहाँ पर इंजेक्शन लिया था, उसके बदले में ये टैबलेट आप देंगे, है ना, मॉक्सिकाइन सीवी 625 mg का, तो वो दे देंगे आप लोग। उसके बाद फीवर को खत्म करने के लिए आप लोग डोलो 650 mg का आता है, वो अपनी बकरी को दे सकते हैं। तो वो दर्द वगैरह में और फीवर में अच्छा काम करेगा। और मॉक्सी सीवी सेकेंडरी बैक्टीरियल को रोकने के लिए, और जो इन्फेक्शन ये हुआ है बकरियों में, दस्त वगैरह हो रहा है, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन आ रहे हैं या निमोनिया वगैरह हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके साथ साथ कुछ लिक्विड यहाँ पर देंगे, लिक्विड यहाँ पर देना होगा आपको। और दस्त को बंद करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर टैबलेट आपको बताया है और बॉलस भी बताया है। और इसके अंदर आप ये हाईविट प्लस जो मल्टी विटामिन इंजेक्शन बताया था, अगर ये नहीं दे पा रहे हैं इंजेक्शन फॉर्म में, तो आप उसकी जगह में बहुत सारे ऐसे मल्टी मिनरल और
विटामिन के सिरप आते हैं, जैसे में आप नीरोकाइन प्लस वेट दे सकते हैं, मल्टी स्टार दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे लिक्विड हैं, तो आप लिक्विड का उपयोग करवा सकते हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बकरियां निश्चित है कि ठीक होगी। और एक चीज और यहाँ पर आप चाहे तो बकरी में एक टैबलेट का अगर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वहां पर प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्रेडनिसोलोन जो कि एक अच्छा है और किसी भी एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट को भी खत्म करता है, और उसका और भी को जो सर्दी वगैरह हो रहा है वहां पर उसके सर्दी वगैरह को भी खत्म करने में अच्छा रोल अदा करता है। तो ये पूरे ट्रीटमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट मैंने बताया, पूरी जानकारी दी। उम्मीद है कि ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें।